वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ साइंस के फैक्ट पे चर्चा करेंगे जो एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, और पेट का एग्ज़ाम जो कि 24 तारीख को शायद संभावित है, हो सकता है आगे डेट बढ़ जाए, उसके बारे में नहीं हमें टेंशन लेनी है, हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है। तो उसमें आने वाले जो साइंस के प्रश्न हैं और एसएससी में जो आने वाले साइंस के प्रश्न हैं उन पे हम चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल जी का मान, ठीक है ना, कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी। जो स्मॉल जी होता है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सीलरेशन है, जो कि पृथ्वी के द्वारा लगता है, और ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये एक कांस्टेंट है। तो इन दोनों में अंतर है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। जी बराबर होता है, कैपिटल जी बराबर अगर एग्जैक्ट 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या 10 भी हम मान लेते हैं, न्यूमेरिकल में दिया रहता है जी बराबर 10, तो तब हम 10 मान लेंगे, ठीक है ना। और अब हम देखेंगे कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये सारे पॉइंट नोट कर ले, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो ये कैपिटल जी का मान एसएससी सीजीएल में भी पूछ सकता है आपसे, और पेट में भी पूछ सकता है, क्योंकि हाई स्कूल लेवल का पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और ये इंटर में है चैप्टर, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, हाई स्कूल लेवल का भी है, क्योंकि जो है आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और आज जो है एसएससी सीजीएल में प्रश्न शायद आया था, कार्य का सूत्र लिखें। तो कार्य W बराबर होता है F/D। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, फोर्स और डिस्टेंस। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, ठीक है। वैसे इसका ओरिजिनल सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। तो थीटा अगर 0 है, ठीक है, तो cos 0 1 होता है, तो उसी हिसाब से W बराबर FD हो जाता है। मतलब अगर बल आप किसी पिंड पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, समांतर, पृथ्वी के समांतर लगा रहे हैं, पृथ्वी पर आप भी खड़े हैं और पृथ्वी पर कोई वस्तु भी है, तो उस पर बल लगा रहे हैं, तो उन दोनों आपके और उसके बीच 0 ही एंगल होगा, इसीलिए cos 0 1 हो जाता है। तो सूत्र बन जाता है cos बराबर F/D cos थीटा, ठीक है। और बल का मान शून्य कब होगा? cos 90 बराबर 0 होता है, ठीक है। जब आप बल 90 डिग्री पे लगाएंगे तब वहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं आपसे कि कार्य शून्य कब होगा, कार्य महत्तम कब होगा। तो cos 0 में कार्य जो है आपका महत्तम होगा। और आपसे यूनिट पूछ सकता है, जैसे सामर्थ्य, पावर का सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T। आप सूत्र भी जाने और जो सिंबल यूज हो रहे हैं उनका मतलब क्या है, पावर, और ये आपका वर्क हो गया, और T क्या हो गया, टाइम हो गया। तो P बराबर W/T। तो पावर का वाट है, ठीक है, सामर्थ्य का जो मात्रक है वो वाट है, और ये वर्क है, इसका मात्रक जूल है, और ये सेकंड है, ठीक है, जूल प्रति सेकंड। पावर का जो मात्रक है, पावर का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे T का मात्रक। तो W का मात्रक जूल और जूल प्रति T का मात्रक सेकंड। जूल प्रति सेकंड जो है वो सामर्थ्य का यूनिट हो गया। शॉर्ट में हम इसको वाट भी कहते हैं, ठीक है। और वाट से भी एक बड़ा मात्रक है हॉर्स पावर, ठीक है। एक हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, क्योंकि हॉर्स पावर भी सामर्थ्य का बड़ा मात्रक है, वाट भी बड़ा मात्रक है, और जूल प्रति सेकंड तो आप उसका मूलभूत मात्रक है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। प्रश्न एक है, कैपलर ने किसकी खोज की? तो ये शायद आज प्रश्न आया भी था एसएससी सीजीएल में, कैपलर ने किसकी खोज की? तो कैपलर ने जो खोज की है वो ग्रही गति की खोज की। ग्रह जो गति कर रहे हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जो उसकी गति है उसके बारे में कैपलर के 3 नियम हैं, ठीक है। तो कैपलर ने ग्रही गति के नियमों की खोज की है, ठीक है ना।
एक प्रश्न आता है, ऐसे आ सकता है कि एक पिंड आसमान में है, ठीक है, और फिर वो आके बीच में यहाँ पे उसको रोक लिया गया, सपोज कर लिया गया, और ये आपका और यहाँ क्षितिज है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर वो आ गया, ठीक है, अभी पृथ्वी पे आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई पिंड आसमान से गिर रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है उसकी यांत्रिक ऊर्जा का योग कैसा होगा। ऑप्शन में दे देगा, शून्य होगा, मतलब 4 ऑप्शन बना देगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऊंचाई h है, तो यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो टोटल होगा वो होगा यांत्रिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर जो है भी P प्लस के और यहाँ भी P प्लस के, दोनों इस तरह टोटल आप निकालेंगे तो वो बराबर ही आएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे बराबर रहेगा, ऑप्शन ऐसा देगा, असमान रहेगा, समान रहेगा, शून्य रहेगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये ऊपर से गिरते हुए पिंड की प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा अचर रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका H 0 है। तो जब H 0 है तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh और गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो क्षैतिज पे आपका ये 0 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई कुछ और होगी, ठीक है। ये एक मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मतलब इसमें काफ़ी जगह चाहिए। तो बस मैं इतना ही बता रहा हूँ कि ऊपर से गिरते हुए पिंड की प्रत्येक बिंदु पर जो है यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, समान रहती है। और एक प्रश्न ये मैं कई बार बता चुका हूँ साइंस की क्लास में, जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं, कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है। समान वेग का मतलब उसका वेग हर जगह v ही है, मतलब बदल नहीं रहा है। अगर 4 है तो 4 ही है, ठीक है। एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि त्वरण का मतलब ही है घटना बढ़ना। जब किसी की चाल बढ़ रही है तभी एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, या घट रही है तो क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो क्या होगा? शून्य होगा। और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सेकेंड लोलक है उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है? वो 2 सेकेंड होता है। लोलक होता क्या है? लोलक जो है एक धागा और उसमें कुछ बंधा हुआ है, आप उसको यहाँ से ले जाके छोड़ दें तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ तक, ये पूरा एक दोलन काल हुआ। तो एक दोलन काल ऐसा लोलक जिसको एक दोलन में 2 सेकंड लगे उसको सेकंड लोलक कहते हैं। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनका मात्रक ही नहीं होता है, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा इसका मात्रक क्या है, ठीक। जैसे आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है और ऑप्शन में दे देगा तो आपसे कहेगा इसका मात्रक क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऐसे और भी कुछ कुछ यूनिट हैं जिनका मात्रक ही नहीं होता है। और बाकी आप मात्रक सात्रक याद रखें, ठीक है। जैसे बल का मात्रक याद रखें न्यूटन, ठीक है। कार्य का मात्रक याद रख लें, सामर्थ्य का मात्रक याद रख लें, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है, ठीक है। सामर्थ्य का वाट होता है, ठीक है। तो जितने भी यूनिट हैं सब याद कर डालें भाई, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, आपको याद ही होगा, रिवीजन ही करना है खाली। अभी मैंने बताया कि कार्य का जो सूत्र होता है वो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा 0 की स्थिति में महत्तम होगा और 90 जब होगा तब कार्य जो है 0 होगा। और ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब एंगल 180 होगा। ऋणात्मक कार्य तब होगा जब एंगल 180 होगा। और सदिश अदिश से जुड़ा हुआ एक प्रश्न वो फेंक सकता है, जैसे चाल वेग। चाल जो है, चाल है आपकी अदिश राशि, क्योंकि इसमें दूरी की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और वेग जो है ये आपकी सदिश राशि है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो वेग सदिश है और चाल अदिश है। ऑप्शन में दे देगा जो है ये सदिश, निम्न में से सदिश राशियाँ छांटिए, तो 4 अदिश दे देगा, 1 सदिश दे देगा, आपको छांटना होगा, ठीक है। तो जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो गया। वेग का भी मात्रक यही होगा।
लेकिन वेग सदिश है, उसमें दिशा की भी ज़रूरत है। मतलब राम अगर 10 मीटर जा रहा है और फिर वापस 10 मीटर आ रहा है तो राम जो है, राम का जो राम का विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन, एक पॉइंट यहाँ याद आया, दूरी और विस्थापन। दूरी आपकी अदिश राशि है लेकिन विस्थापन आपकी सदिश राशि है, क्योंकि दूरी में राम चला 20 मीटर। अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न बना के पूछ सकता है तो आप आंसर देंगे दूरी वो 20 चला लेकिन विस्थापन कितना हुआ, 10 गया 10 आया, क्योंकि वो अपनी जगह आ गया, 0, विस्थापन उसका 0 हुआ, दूरी 20 हुई। ठीक है, तो दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। और आपका चाल जो है वो चाल अदिश है और वेग जो है वो सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं, इसमें दिशा की ज़रूरत है। और आपसे कुछ लंबाई के मात्रक हैं, जैसे आप मीटर सेंटीमीटर तो बहुत पढ़ रखे होंगे, लेकिन माइक्रोन आपने सुना होगा। आपसे ये पूछ सकता है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, हिंदी में माइक्रोन, या ये इसका सिंबल है यू और उसकी मूछ निकाल दें नीचे। ठीक है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6, 10 की पावर -6 मीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग या 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 माइक्रोन होगा। ठीक है, समझ गए, 6 जीरो मतलब 10 लाख। ठीक है, इसी तरह एंगस्ट्राम होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेट में भी पूछे जा सकते हैं, सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लें प्लीज़। और अभी आपका सीजीएल में पूछा गया था दाब का फार्मूला क्या होता है, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। एक कोई ऐसा एरिया है और उस पर कील है, ऐसे गाड़ी जा रही है, तो इस पे जो है आपका P बराबर F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब ये इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक है तो दबाव जो है कम लगेगा, क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज़्यादा लगेगा। तो कील का जो नुकीला भाग है उसका क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज़्यादा लगता है, तभी कील जो है दीवार में गड़ जाती है। अगर यही कील का अगला भाग मोटा हो जाए, काफ़ी फैला हुआ हो जाए, मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब जो है उस पर कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो कील कैसे दीवार में गड़ेगी। ठीक है, तो P बराबर F/A। ठीक है, तो ये P जो है आपका दाब है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक बराबर F का मात्रक बटे A का मात्रक, A फॉर एप्पल, एरिया। ठीक है, तो F का मात्रक जो है न्यूटन हो गया, न्यूटन प्रति, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन में दे दिया है दूरी, ठीक है, चाल, ठीक है, वेग, ठीक है, द्रव्यमान मास, तो इसमें पूछ रहा है सदिश राशि कौन है, तो दूरी में कोई लेना देना नहीं, केवल डिस्टेंस की बात कर रहा है। चाल भी मैंने बताया कि दूरी बटे समय, कितनी दूरी कितने समय में चली जा रही है बस, और द्रव्यमान भी केवल उसके वजन की बात हो रही है। वेग जो है, वेलोसिटी जो है, ये आपकी सदिश राशि है। तो इस प्रकार जो है आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और गति के नियम, तो गति के 3 नियम हैं। ठीक है, उसके 3 समीकरण बनते हैं, गति के 3 समीकरण। v बराबर u + at, इस पे आधारित सवाल पूछ सकता है। एक है v स्क्वायर बराबर u² - 2as, ठीक है, ये दूसरा समीकरण है गति का। ठीक है, ये तीसरा है s बराबर ut + ½ at²। तो गति के ये 3 नियम, ये गति के 3 समीकरण हैं, इस पे आधारित सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप इन्हें जानें इसके बारे में। जैसे कि एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक पिंड जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसको ऊपर फेंका जाता है, तो वो अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। ऑप्शन है 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर, 20 मीटर। समझ रहे हैं, एक पिंड है 10 मीटर प्रति सेकंड का और उसको ऊपर फेंका गया, एक पिंड है जिसको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया, तो अधिक से अधिक वो कितनी ऊंचाई तक
जाएगा। जी बराबर आपको 9.8 नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने अभी गति के 3 समीकरण बताए। तो जो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें खाली वेग दिया हुआ है। वेग दिया हुआ है वो भी प्रारंभिक वेग। 2 वेग होते हैं, एक वेग वो जिससे वो शुरुआत करे उसको u कहते हैं, और एक वेग वो जो अंत में जाके जो उसका लास्ट स्टेज है वो वाला वेग, तो वो v होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें आप लगाएंगे क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें a की जगह g हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a जो है वो लीनियर में लगता है, और h जो है गुरुत्वीय त्वरण वो ऊपर, जब हम ऊपर नीचे की बात करें, जब पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जा रही हो या नीचे गिर रही हो तब वहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और पृथ्वी पर चल रही हो तब वहाँ a लगेगा, साधारण त्वरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई वस्तु अगर फेंकी जा रही है तो शुरुआत में उसका वेग वो 0 था क्योंकि रुकी थी, तो यहाँ आप 0 रख देंगे, समझ रहे हैं, 0 रख देंगे। और उसके बाद जो है आप v की जगह 10 रख देंगे, v की जगह 10 रख देंगे। आपका फार्मूला क्या बन गया, v स्क्वायर बराबर 1 मिनट, हाँ गलत हो गया। शुरुआत में उसका वेग 10 था क्योंकि शुरुआत में ही उसको तान के फेंक दिया गया, लेकिन जब वो रुकी तब उसका मान जो है 0 हुआ। तो यहाँ पर v की जगह 0 रखेंगे। ये फार्मूला हमने गलत लिखा है, फिर से हम लिखते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और u, और ये प्लस और माइनस चेंज होता रहता है। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा हो तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब बढ़ रहा हो, ठीक है, वैसे तो यहाँ माइनस ही होता है, और जब बढ़ रहा हो तो प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए क्योंकि पहले उसका वेग जो है 10 था, फिर घट रहा है, तो 2 और g का मान 10 मानिए, और s आपको निकालना है। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, 20s बराबर आपका 1 मिनट, h बराबर हो जाएगा 100/5, s बराबर हो जाएगा 1 मिनट, हाँ फिर से देखते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो v आपका क्या है 0 और s आपका 10 है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि घट रहा है। ठीक है, 2 × g का मान 10 दिया है। ठीक है, और s जो है ये आपका वो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस h मानेंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा, 20h बराबर 100 हो जाएगा, h बराबर 100/20, h बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में त्वरण का मात्रक पूछ सकता है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण होता क्या है, त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन मतलब जो बाद वाला वेग और माइनस जो पहले वाला वेग v माइनस यू बटे t2 माइनस t1। ठीक है, या डेल्टा v कह लीजिए, डेल्टा v अपान डेल्टा t। वेग में वेग अंतराल बटे समय अंतराल, त्वरण बराबर वेग अंतराल बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, तो उसको एक्सीलरेशन बोलेंगे, मतलब चाल कितने समय में उसका जो वेग है वो घटने की जो दर है वही एक्सीलरेशन कहलाती है। अब अभी मैंने बताया कि एक वस्तु अगर एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण शून्य होगा। अभी मैंने पहले प्रसंग में बताया था। तो कैसे शून्य होगा, क्योंकि जब एक समान वेग से चल रही है तो v भी u होगा और u भी u होगा, मतलब u माइनस u बराबर 0। ऊपर 0 हो जाएगा तो नीचे से भाग देंगे आप तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, v माइनस u, v u जब अलग अलग होंगे तब उसका त्वरण 0 नहीं होगा। जब समान वेग से चलेगा तो v और u सब बराबर ही हो जाएंगे, तो आपका शून्य हो जाएगा त्वरण। तो एक बार हम गति के समीकरण को फिर से देखते हैं। v बराबर u प्लस at। अगर ऊंचाई ऊपर से नीचे की बात है कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ एक जगह जो आपका g हो जाएगा। दूसरा गति का समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर
ऊपर नीचे की बात हो रही है तो s की जगह h हो जाएगा और a की जगह g हो जाएगा, और g की जगह हम g का मान 10 रखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा अगर उसकी चाल घट रही है। ठीक है, बढ़ रही है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, और कोई वस्तु, किसी वस्तु की चाल अगर बढ़ रही है, मतलब पहले धीमे हो और फिर बाद में तेज हो जाए, तब वहाँ प्रारंभिक मान 0 हो जाएगा। लेकिन किसी वस्तु की चाल पहले ज़्यादा हो बाद में घट रही हो, तब वहाँ पे v 0 हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे हो रही है उसकी चाल, तो वो जाके एकदम रुक जाएगी, तो v जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर चाल तेज हो रही है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। इसी हिसाब से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट मैं कल बनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।